अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, आलमी जंगी हालात में यहूदियों के चंद ऐसे मंसूबे बेनकाब हो रहे हैं जिनको मुकम्मल करने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारियां अरूज पर हैं। स्टेज सजाया जा चुका है और कई मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। आखिर यहूदी क्या चाहते हैं? आज हम आपको ऐसे हकायक बताएंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। यहूदी कैसे पूरी दुनिया पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किस किस्म के फितने सर उठाएंगे, आइए इसको तारीख की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि आज यानी 2026 में दुनिया तेजी से बदल रही है। ताकत का तवाजुन तब्दील हो रहा है, मईशतें दबाव में हैं, जंगों का खतरा मंडला रहा है और आलमी सियासत में ऐसे फैसले हो रहे हैं जिनके असरात आने वाली कई दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। इस पूरी बहस में कुछ तारीखी नाम बार बार सामने आते हैं और इन्हीं नामों में एक नाम है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड वो शख्स था जिसने गाड़ी को आम आदमी तक पहुंचाया। इससे पहले गाड़ी सिर्फ अमीर लोगों की सवारी समझी जाती थी, लेकिन इसने फैक्ट्री का ऐसा निजाम बनाया जिसमें एक ही डिजाइन की गाड़ी बड़ी तादाद में बनने लगी और कीमत कम हो गई। इस तरह गाड़ी एक आम अमरीकी के घर तक पहुंच गई। वो एक कामयाब सनतकार था, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ सनत तक महदूद नहीं रही। हेनरी फोर्ड ने एक अखबार खरीदा जिसका नाम था द डियरबोर इंडिपेंडेंट। इस अखबार में हेनरी फोर्ड ने आलमी मालियाती निजाम और कुछ ताकतवर गिरोहों के बारे में सख्त मजामीन शाया किए। बाद में इन्हीं मजामीन को किताबी शक्ल दी गई जिसका नाम था द इंटरनेशनल ज्यू। ये किताब कई मुल्कों में मुतनाज़ बनी, कई जगहों पर इस पर पाबंदी लगी और इस पर शदीद तनकीद भी हुई, क्योंकि इसमें यहूदियों की प्लानिंग और शरपसंदाना अज़ाइम दर्ज थे कि वो कैसे पूरी दुनिया पर कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं। कुछ लोग इसे एक वार्निंग समझते थे, जबकि दूसरे लोग कहते थे कि इसमें एक तरफा बातें की गई हैं। आज भी 2026 में इस किताब का जिक्र बाज हलकों में किया जाता है, खास तौर पर जब आलमी मालियाती इदारों, मीडिया और सियासत के उतार चढ़ाव की बात होती है। नाज़रीन, इस बहस के दौरान एक और अहम नाम सामने आता है और वो है थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल को सयूनी तहरीक का बानी कहा जाता है। 19वीं सदी के आखिर में इसने ये नजरिया पेश किया कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए। इस मकसद के लिए इसने यूरोप में मुहिम चलाई, कॉन्फ्रेंसें की और एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू की। बिलाखिर 1948 में इसराइल का कयाम अमल में आया और मशरक़ वुस्ता की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। इसराइल के कयाम के बाद मशरक़ वुस्ता जंग का मैदान बन गया और यहाँ का अमन तबाह बर्बाद करने में इसराइल का सबसे अहम किरदार है। इसराइल और फलस्तीन के मसले से शुरू होने वाले इस तनाज़े ने आज मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ईरान और इसराइल की जंग शुरू हो चुकी है और खलीजी ममालिक अपनी सलामती के बारे में फिक्रमंद हैं, जबकि ये सब कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। आलमी मालियाती इदारे, मीडिया और सियासी ताकतें एक साथ मिलकर मुसलमानों और दीगर कौमों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर रही हैं। ये सब दजाल के फितने की पेशगी निशानियों के मुतरादिफ है। सयूनियों ने फलस्तीन को इसलिए मुंतखब किया कि यहां से जमीनी और समंदरी रास्ते दोनों कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस तरह वो सियासी और इक्तिसादी तौर पर दुनिया पर अपना कब्जा मजबूत कर सकते हैं। फलस्तीन की यह सरजमीन ना सिर्फ तारीखी और मजहबी एतबार से अहम थी, बल्कि इसकी जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा थी। इस जगह से एशियाई और अफ्रीकी ममालिक तक रसाई आसान थी और यही वजह थी कि सयूनियों ने फलस्तीन पर कब्जा करना जरूरी समझा। इसके नतीजे में फलस्तीनी अवाम को अपने वतन से महरूम होना पड़ा। सयूनी रियासत के क्याम के बाद फलस्तीनी कौम जुल्मो सितम की एक ना खत्म होने वाली चक्की में फंस गई। गुज़श्ता पौन सदी में फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आज भी मगरबी दुनिया की मदद से इसराइल फलस्तीनी अवाम पर कत्ले आम और नस्ल कुशी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। दोस्तों, सयूनी रियासत कायम होने के बाद फलस्तीनी अवाम के मजहबी और मुआशरती हकूक भी शदीद मुतासर हुए। सयूनियों ने न सिर्फ मुसलमानों को अपने मजहबी अकायद के खिलाफ खत्म करने की कोशिश की, बल्कि ईसाई फलस्तीनियों को भी निशाना बनाया। आज भी जहां फलस्तीनी मसाजिद इसराइल की जारियत का शिकार हैं, वहां चर्च भी बमबारी का निशाना बन रहे हैं। जैसे फलस्तीन, शाम और लबनान में ईसाई इबादत खाने तबाह किए जा रहे हैं, सयूनी अपने झूठे मजहबी अकायद से अपने पैरोकारों को ये यकीन दिला चुके हैं कि सयूनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है और अल्लाह की खास मखलूक है। इनके मुताबिक बाकी दुनिया की तमाम अक़वाम और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को फलस्तीन में न रहने और जिंदगी गुजारने का हक है। वो दीगर अक़वाम के कत्ल और नस्ल कुशी को जायज समझते हैं। यहाँ तक कि जो असल यहूदी मजहब के पैरोकार हैं, वो भी सयूनियों के जुल्मो सितम का शिकार है।
सयूनी अकायद में एक अहम ख्याल ये भी शामिल है कि इसराइल की सरहदें नील से फुरात तक फैली हुई हैं। इस नजरिए के मुताबिक फलस्तीन पर कायम सयूनी रियासत इसराइल सिर्फ एक छोटी रियासत नहीं बल्कि एक अजीम रियासत होगी जिसे ग्रेटर इसराइल कहा जाता है। 1948 के बाद से सयूनियों ने ग्रेटर इसराइल के कायम के लिए मुसलसल कोशिशें की। इनकी आखिरी बड़ी कोशिश दाइश के जरिए थी, जिसने शाम, लुबनान और इराक में मौजूद इस्लामी मज़ाहमती तंजीमों को निशाना बनाया, लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम रही। आज भी मौजूदा जंग इसी मकसद के तहत चल रही है। सयूनियों का इरादा है कि पूरे फलस्तीन को खाली करके लुबनान, शाम और इराक में भी कब्जा किया जाए ताकि वो अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक ग्रेटर इसराइल कायम कर सके। मगर हमेशा की तरह इस बार भी इसराइल की ये मंसूबा बंदी नाकाम हो रही है। फलस्तीनी अवाम और मुज़ाहमती क़ुव्वतें इनके अज़ाइम को नाकाम बना रही हैं। प्यारे साथियों, ये सिर्फ एक सियासी या जोग्राफियाई मामला नहीं है, ये इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादी और जिंदगी के बुनियादी हक का मामला है। फलस्तीनी अवाम ने कई दहाइयों से अपनी जमीन और अपने हकूक के लिए जदोजहद की है। वो जुल्म बर्बरियत के बावजूद हिम्मत नहीं हारते और दुनिया के सामने ये दिखा रहे हैं कि सच्चाई और हक की हमेशा फतह होती है। हमें याद रखना चाहिए कि फलस्तीन की सरजमीन न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानी तारीख के लिए मुकद्दस है। ये जमीन मजहबी, तारीखी और जोग्राफियाई अहमियत की हामिल है। सयूनी रियासत के जुल्म के बावजूद फलस्तीनी अवाम की जदोजहद और कुर्बानियां हमें ये सबक देती हैं कि जुल्म के सामने कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए। ये भी जरूरी है कि हम दुनिया को ये बताएं कि फलस्तीनी अवाम के साथ होने वाले मजालिम महज फलस्तीन तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है जो पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ती है। हर इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब या कौमियत से ताल्लुक रखता हो, उसको हक है कि वो अमन में जिंदगी गुजारे। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ फलस्तीनी अवाम के साथ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के साथ जुल्म है। फलस्तीन की ये कहानी हमें सिखाती है कि तारीख में ताकतवर कुव्वतें हमेशा अपने मुफादात के लिए कमजोर अक़वाम पर जुल्म करती रही हैं। फलस्तीनी अवाम ने कई दहाइयों से ये साबित किया है कि हक और सच्चाई की जंग में सब्र और इस्तकामत सबसे बड़ी ताकत है। हमें चाहिए कि हम इनके दुख और जदोजहद को दुनिया के सामने लाएं ताकि जुल्म करने वाले कभी भी अमन और इंसाफ को शिकस्त न दे सकें। जुल्म और तशद्दुद के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते और यही हिम्मत और हौसला इनकी ताकत है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे, मालूमात में इजाफे का बायस बने तो हमारी कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।